हेलो एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस एवरीवन। हमारी 5 मिनट 5 कंसेप्ट सीरीज चल रही है एनवायरनमेंट की, पॉलिटी की और हिस्ट्री की, और आज से शुरू हो रही इकोनॉमी की सीरीज। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन उठाकर हर दिन 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी बड़ा टास्क आसान हो पाता है इफ यू डिवाइड इट इनटू स्मॉलर अचीवेबल गोल्स। वही मकसद है यहाँ पे। 5 क्वेश्चन करना फिर आसान है। आपको मैं बोलूंगा 50 एक साथ कर लो, पॉसिबल नहीं है। हर दिन 5 मिनट यहां दीजिए, 5 कंसेप्ट्स क्लियर। आज हम इकोनॉमी के 2022 के सवाल लेकर आए हैं। 2023 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ गया है और यहां भी लिंक दिख रहा होगा मेरी उंगली के ऊपर, आपको ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो वो वाला लिंक भी डालना है। वो वाला लिंक पे क्लिक करें आप और उसको देख सकते हैं वहां पे। तो शुरुआत करते हैं आज के कंसेप्ट से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following। कह रहे कि ये जो दो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, इन 4 बैंक्स में से किसकी ये फैसिलिटी अवेलेबल है अब बोरो करने के लिए, लेंड करने के लिए? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाइनेंस इनिशिएटिव एंड लास्ट वर्ल्ड बैंक। आप जानते हैं कि अभी श्रीलंका, पाकिस्तान और भी कुछ कंट्रीज बहुत न्यूज़ में हैं जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है, जिनका इकोनॉमी जो है कोलैप्स पे पहुंच चुकी है और उनको लोन की ज़रूरत है और वो आईएमएफ से ले रहे हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि आईएमएफ से लोन लेते हैं सारे जब भी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो। बट आईएमएफ के किस प्रोविजंस के अंडर लेते हैं? तो वो यही प्रोविजन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये दोनों के थ्रू आप ले सकते हैं। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, या फिर एक एक्सोजीनियस शॉक की वजह से हो, इमीडिएट शॉक लगे आपकी इकोनॉमी के, तो उसके थ्रू ये होता है। अदरवाइज रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैक्सिमम लोगों को मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पे? आंसर विल बी बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। यहां पर ये भी देखिए आप कि आईएमएफ से लोन लेती हैं कंट्रीज, तो सबको पता था, बट यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा थोड़ा और अंदर जाके कि आईएमएफ के अंडर कौन से प्रोविजंस हैं वो जिसके अंडर वो लोन देते हैं। तो ये वो 2 प्रोविजंस है, आप उसको याद कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देगा। स्कूल बनाना है, ब्रिज बनाना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, उसके लिए देगा, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है? जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एनफ नहीं बचे हों कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा सवाल है, सर घुमाने वाला सवाल है। ये है एक्सचेंज रेट के ऊपर। जो एक्सचेंज रेट हमें विद रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसीज हमारे पैसे देने पड़ते हैं, रुपी वर्सेस डॉलर, रुपी वर्सेस पाउंड, रुपी वर्सेस येन, उसके ऊपर सवाल है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, तभी आपको ये सवाल आएगा। थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब है इंडिया की करेंसी रुपी के अगेंस्ट कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज की क्या एक्सचेंज रेट है। एक तो हो गया एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू वन करेंसी, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की एक बास्केट ऑफ करेंसीज, डॉलर, पाउंड, येन, रिनमिनबी, इनके अगेंस्ट रुपी का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा एक्सचेंज रेट, इसको कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिस तरीके से हम बात करते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की, वैसे ही कंसेप्ट यहां पर भी है। नॉमिनल जो है वो सिर्फ एक्सचेंज रेट बताता है, रियल विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन भी देखता है। ये सवाल पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं आपके सवाल क्या है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, an increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee। अगर nominal effective exchange rate बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा exchange rate रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। रुपी अप्रिशिएट करने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज रुपी महंगा हो गया। अगर पहले $1 में 60 रुपए मिल रहे थे, अगर पहले $1 में 60 रुपए मिल रहे थे, अब रुपी के अप्रिशिएट होने का मतलब होगा कि $1 में 50 ही मिल रहे हैं।
रुपी अप्रिशिएट कर गया और विद रिस्पेक्ट टू रुपी डॉलर डेप्रिशिएट कर गया। पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब 50 ही देने पड़ रहे हैं, तो रुपी अप्रिशिएट कर गया। तो ये बिल्कुल सही है, अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो रुपी अप्रिशिएट करता है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी वही है कि विद रिस्पेक्ट टू अ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, वेटेड एवरेज है ये, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज होने का मतलब होता है कि डिफरेंट इंपॉर्टेंसेस दी गई हैं। मैं क्लास में वेटेड एवरेज ऐसे समझाता हूं कि जिन लोगों का भी पॉइंटर सिस्टम रहा हो अपने ग्रेजुएशन सिस्टम में, CGPA, SGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो उनको पता होगा कि अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रेडिंग दी जाती है। किसी के क्रेडिट्स 5 होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। मार्क्स सबके बराबर, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मार्क्स सबके 100 होंगे, पर क्रेडिट्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा उसको ज्यादा दिए जाएंगे, जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा उसको कम दिए जाएंगे। इसका मकसद होता है मोर इंपॉर्टेंट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, लेस इंपॉर्टेंट में आप बुरा भी परफॉर्म करते हो, आपकी परसेंटेज पे इतना फर्क नहीं पड़ता। वही होता है वेटेड एवरेज। जैसे इन्फ्लेशन भी क्या है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट्स ऑल्सो वेटेड एवरेज। सबसे ऊपर टॉप पे फूड को वैल्यू दी गई है, फूड एंड बेवरेज को, सबसे लोएस्ट पान मसाला टोबैको को CPI। वैसे ही जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, इट इज ऑल्सो वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज विद रिस्पेक्ट टू द रुपी। एक बास्केट ऑफ करेंसीज, कुछ लिमिटेड करेंसीज के रिस्पेक्ट में रुपी कितना परफॉर्म कर रहा है, बट इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखते हुए। बात समझ में आ रही है? अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ा, इसका मतलब इंपोर्ट्स चीपर हो गए बट एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए। थोड़ा और डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये, इसके लिए और टाइम चाहिए, इस पे जरूर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ा, इसका मतलब है कि रुपी अप्रिशिएट किया, इसका मतलब है कि इंपोर्ट सस्ते हुए, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स महंगे हुए। और अगर एक्सपोर्ट्स महंगे हुए तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में महंगा बिका। और इकोनॉमी की भाषा में इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कि बेटर प्राइस सेम क्वालिटी, लेसर प्राइस सेम क्वालिटी। यहां तो प्राइस बढ़ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो 2 इज रॉन्ग। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करना चाहते तो कर सकते हैं, बट अब यूपीएससी ने तो एलिमिनेशन मेथड खत्म ही कर दिया। एलिमिनेशन मेथड हैज बीन एलिमिनेटेड बाय द यूपीएससी नाउ, इफ यू नो दैट। 2022 में भी कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें ये 1 2 2 3 नहीं था। अब ऑप्शन क्या आ रहे हैं? ओनली 1 इज 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, नन करेक्ट, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब आपको सारे स्टेटमेंट आने चाहिए। यहां तो एलिमिनेट कर सकते हो आप, 2 को एलिमिनेट करो, यहां एलिमिनेट, यहां एलिमिनेट, यहां एलिमिनेट, आंसर आएगा 3। लेकिन अब हम स्टेटमेंट वाइज करना पड़ेगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अब खत्म कर चुकी है यूपीएससी। हाँ, केएस में लग सकता है अभी भी, केएस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एलिमिनेशन मेथड विल स्टिल बी देयर। लास्ट क्वेश्चन, an increasing trend in domestic inflation related to the inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NIR and REER। बिल्कुल सही बात है। NIR जो है नॉमिनल, it does not account for inflation, but REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, क्या बोल रहा है कि अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरी कंट्री के इन्फ्लेशन में बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो नीर और रीर में भी डाइवर्जेंस आ जाएगी। बट ऑब्वियस, नीर जो है वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता, रीर, नीर का मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर का मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रीर जो है दैट अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन चेंज होगा तो रीर चेंज होगा, और नीर से दूर चला जाएगा तो डाइवर्जेंस आ जाएगी उनमें। डाइवर्जेंस का मतलब मुख्तलिफ हो जाएंगे वो। तो ये बिल्कुल सही है, 1 and 3 आर द राइट आंसर। With reference to Indian economy, consider the following statement. If inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये सवाल जो है ये कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी से एसोसिएटेड है। कह रहा है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेगा। अगर आपको याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी टूल, क्वांटिटेटिव टूल्स, तो वहां पढ़ा होगा आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसका मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट बाई कब करेगी सिक्योरिटी? बाई करेगी किसी से तो पैसा उसको देगी। इसका मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा। वो तब जाना चाहिए जब इन्फ्लेशन कम हो, ना कि ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के वक्त पे सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोगों से पैसा लेगी ताकि मार्केट से पैसा वापस आ जाए और उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। तो ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर यहां लिखा होता
कि इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये सही होता, बट ये उल्टा लिखा है इसमें, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उससे भी आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो, अभी भी वन एलिमिनेट वहां 2 and 3 रहता है, लेकिन अगेन वी विल सी ऑल द स्टेटमेंट्स बिकॉज नाउ एलिमिनेशन मेथड हैज बीन एलिमिनेटेड। नंबर सेकंड, इफ रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, यानी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे उस करेंसी को खरीदने के लिए, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स, क्योंकि इससे यह फायदा होगा कि मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा देगा और डॉलर वर्सेस रुपी बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। अब थर्ड देखते हैं, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूरोपियन यूनियन या अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो उससे आरबीआई डॉलर क्यों खरीद रहा है, क्या फंडा है? फंडा ये है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में, तो डॉलर लोग वहां से पुल आउट कर लेंगे और इंडिया जैसी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और जब इंडिया में इनफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ जाएगा तो आरबीआई डॉलर की सप्लाई को बैलेंस करने के लिए डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी। तो 2 and 3 आर द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the G20 common framework consider the following statement। G20 बहुत न्यूज में रहा, यहां तक कि पिछले साल ही पता चल गया था कि इंडिया प्रेसिडेंसी लेने वाला है G20 की, इसीलिए उसी साल लास्ट ईयर के मई में भी G20 पे सवाल आया हुआ है। G20 कॉमन फ्रेम के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताने सही कि गलत। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। कह रहे कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो G20 और पेरिस क्लब ने साथ में मिलकर किया था। बिल्कुल सही बात है। पेरिस क्लब 1956 में बनाया गया था और पेरिस क्लब के बारे में जरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो कंग्लोमरेशन ऑफ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स जो ओवरऑल वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ मनी बनाए रखते हैं। तो उनके साथ मिलकर G20 ने एक कॉमन फ्रेमवर्क लाया है। इसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जिन कंट्रीज को उनका डेट बहुत बढ़ गया है उनकी हेल्प की जाती है। ये इनिशिएटिव लाया था नवंबर 2020 में चाइना ने लाया था, और सबसे पहली कंट्री चैड ने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया इस फ्रेमवर्क के अंडर अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए। डेट रिस्ट्रक्चर का मतलब है कि डेट को, अपने लोन को कम करने की मदद करने के लिए। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। बिल्कुल सही, दिस इज फॉर लो इनकम कंट्रीज जिनका अनसस्टेनेबल डेट है, जो अगर अपना डेट पे नहीं कर पाए तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रह पाएगी। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब इसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, ये सब चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIB, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसको यूज करके सरकार पैसा मार्केट से रेज कर सकती है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है वो। अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे भी हुई तो उनका रिटर्न उनको मिल जाएगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। जब ये बॉन्ड इशू करती है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो इस पे इंटरेस्ट रेट तो सेम रहता है बट प्रिंसिपल अमाउंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। यानी अगर प्रिंसिपल अमाउंट, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो प्रिंसिपल अमाउंट का भी उनको अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न मिल जाएगा। नंबर सेकंड, IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन इंडेक्स नाम ही बता रहा है कि इन्फ्लेशन से बचाने के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनाया गया, तो सेकंड बिल्कुल सही है। नंबर थर्ड, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉन टैक्सेबल। ये गलत है, दे आर बोथ टैक्सेबल। इंटरेस्ट रेट भी टैक्सेबल है, कैपिटल गेन्स भी टैक्सेबल है। तो 3 इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। और दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि हमारी रैपिड रूथलेस रिवीजन कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारी ऐप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका। ये 1 साल की करंट अफेयर
हमारे दिल्ली की फैकल्टी, सुनिया की फैकल्टी ने कवर करवाए, हमारी ऐप पे अवेलेबल है। इट इज़ एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। पूरे साल की पीपीटीज और आपको साथ में वीडियोस, सारा करंट अफेयर खत्म करवा दिया गया है। उसके साथ हमारा जीएस फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। वी हैव स्टार्टेड फॉर द कमिंग आईएएस एंड केएएस एग्जाम. So those of you who are thinking to appear in this exam, this is the opportunity for you. You can come for demo classes and see the quality of teaching. उसके साथ साथ बताता हूँ दोस्तों कि 10 से 12 जून ओपन टू ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट सीसैट बूस्टर सेशन हम करवाने वाले हैं। मकसद है आपको सीसैट की सही ओरिएंटेशन देना। जो लोग सीसैट शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है, जो लोग कर चुके हैं बट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ट्रिप्स, टिक्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। और इसमें आ रहे हैं हमारे मिस्टर सुगम बंसल, हु इज द फाउंडर ऑफ सुनिया आईएएस, प्लस ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड मिस्टर तेजस्व प्रताप सिंह, अगेन एन आईआईटी एलुमनाई, आईआईटी बॉम्बे से। और इसी दिन सुगम सर मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का सेशन भी लेंगे। आंसर कैसे लिखे जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, हाउ टू राइट गुड आंसर्स एंड हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन लिमिटेड टाइम। इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी। आई होप ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन। ऑफलाइन ओपन टू ऑल है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक बिलो द वीडियो एंड रजिस्टर योरसेल्फ, एंड वी विल बी बैक विद सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन।